हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है और ये लुसेंट हम देखिए आप लोग के सामने खोल के रख देते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ हम नहीं उतारे होंगे, यहाँ हम नहीं लिखे होंगे। सारा एक्सप्लेन करके हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग अपने आप को मोटिवेशन रखिए, मोटिवेट रखिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यू जाता नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ कमी किए हैं, वो कमी को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी पूरा करने का प्रयास करिए और अगर आप लोग कंटिन्यू रखते हैं तो ये लुसेंट को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एग्जाम आते आते, खासकर दरोगा का एग्जाम जो आने वाला है, दरोगा का वैकेंसी जो आने वाला है, उसका जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अगर कोई बुक है तो वो है लुसेंट। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मुगल काल के बारे में, जिसमें कि बाबर के बारे में हम जान रहे थे। बाबर का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लिया तो 1526 से 1530 तक रहता है। ठीक है, 1526 से 1530 तक जो है बाबर का टाइम पीरियड रहता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि मुगल वंश की स्थापना करने वाला जो शासक होते हैं वो बाबर ही होते हैं, और मुगल वंश की जो स्थापना करते हैं वो कब करते हैं? तो 1526 ईस्वी में। और 1526 में जो होता है वो कौन सा युद्ध होता है? तो वो युद्ध का नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके बीच होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इब्राहिम लोदी को धोखा मिलता है, अपने सगे लोग ही उसके साथ धोखा कर देते हैं और बाबर को काबुल से बुला के भारत लाते हैं। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पे जिस समय इब्राहिम लोदी शासन कर रहे होते हैं, दिल्ली की गद्दी पे अपना मतलब वो जो उसके सगे होते हैं, सगे जो होते हैं, ठीक है, जिसका भाई इब्राहिम लोदी का जो भाई होता है दौलत खान लोदी जो है बाबर को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और मेरे भाई को गद्दी पर से उतारिए और आप बैठिए। ठीक है, दौलत खान लोदी को लगता है कि पराया लोगों को हम ला के अपने भाई को अगर गद्दी पर से उतारेंगे तो वो जो है पराया लोग मेरा हो जाएगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। उसके बाद क्या होता है? इब्राहिम लोदी का चाचा वो भी आमंत्रित करते हैं किसको? बाबर को, कि आप आओ और मेरे भतीजा को जो है, क्योंकि चाचा रहते हैं, इब्राहिम लोदी का चाचा कौन रहते हैं? आलम खान लोदी चाचा रहते हैं और दौलत खान लोदी जो है ये भाई रहते हैं। किसका? इब्राहिम लोदी का। तो ये जो है बाबर को दोनों मिलकर आमंत्रित करते हैं और बाबर को भारत बुलाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। इब्राहिम लोदी जब हार जाते हैं तो मुगल वंश की स्थापना का फिर टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन? बाबर। क्योंकि बाबर जो है काबुल, गंधार ये सब पहले ही हार जाता है। ठीक है, पहले ही हार गया रहता है। बाबर के पास कुछ नहीं रहता है अपना, वो बस मौके की तलाश में रहता है कि अब जो है कोई मुझे ऐसा मौका मिले जो मौके पे चौका मारे हम। ठीक है, इस तरह से उसको मौका मिल जाता है। और मौका कौन देता है? ये अपना ही, ये धोखा। इब्राहिम लोदी का भाई जो रहता है दौलत खान लोदी, इसका भाई इसको धोखा देता है। इब्राहिम लोदी का चाचा जो रहते हैं आलम खान लोदी, ये इसको धोखा देता है और बाबर को आमंत्रित करता है। और फिर पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। उसके बाद किसका शासन आएगा? मुगल वंश का शासन काल आएगा। ओके, और इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक होता है? तो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है आप समझिए ध्यान से कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, इसमें बाबर क्या क्या काम किए थे, कौन सा नारा दिया था, सब देखेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा नीति का अर्थ ये हो गया कि तोप का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये तोप चलाने वाला तोपची का क्या नाम था? तो वो देख लेते हैं। तोपची का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद जो है बाबर जब भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं 1526 में, उसके बाद जो है बाबर उपाधि धारण करते हैं। उपाधि कौन सा धारण करते हैं? तो वो धारण करते हैं कलंदर की उपाधि। कौन सा धारण करते हैं? कलंदर की उपाधि। क्योंकि पानीपत के युद्ध जीत जाने के बाद ही बाबर जो है कलंदर की उपाधि धारण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन से युद्ध के बाद जो है बाबर कलंदर की उपाधि धारण करते हैं? तो क्या बोलेंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। ओके, खानवा का युद्ध जो है आप समझिए, ये खानवा है कहाँ पे? तो खानवा पड़ता है आगरा में। ठीक है, और आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो आगरा की जगह एक पड़ता है फतेहपुर सीकरी नामक जगह में एक खानवा पड़ता है। वहीं पे ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो बाबर द्वारा ही लड़ा गया था। और बाबर जितना भी युद्ध लड़ा भारत में, एक भी युद्ध वो हारा नहीं था। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो है खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें राणा सांगा के साथ जो है एक दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना क्या होगा? युद्ध लड़ते लड़ते क्या होता है? तो इसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है। ठीक है, आंख में तीर उड़ लग जाता है। ओके, उसके बाद जो है
बाबर के जो सेनापति होते हैं बाद में लास्ट में जो है राणा संगा को जो है जहर देके उसको मार देते हैं। ओके, ये सब होता है। तो खानवा का युद्ध हम देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस युद्ध में जो है बाबर ने क्या किया था, तो जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलंदर की उपाधि कौन सा धारण किया था, कौन से युद्ध के दौरान, तो आप क्या बोलेंगे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। और जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो क्या बोलेंगे खानवा के युद्ध में दिया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है जिहाद का नारा जो दे दिया, उसके बाद जो है जिहाद का मतलब क्या हो गया कि यह युद्ध जो था ना, ये धर्म के लिए युद्ध लड़ा गया था। जब बाबर यह युद्ध हारने लगा था तो अपने सैनिक लोग को बोला था कि मैं शराब पानी सब छोड़ दूंगा, जिहाद का नारा देता हूं। और सैनिक लोग को बोला था, पता है क्या बोला था, यह युद्ध तुम लोग का युद्ध है, धर्म का युद्ध है। अगर आप हार जाते हैं इस युद्ध में तो पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप लोग का रहने का ठिकाना खत्म हो जाएगा। ये कौन बोला था, ये बाबर बोला था। और खानवा के युद्ध में जो है ये जिहाद का नारा दिया। उसके बाद जो है ये उपाधि धारण किया खानवा के युद्ध के बाद। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिहाद का जो नारा दिए थे वो खानवा के युद्ध में दिए थे। ओके, क्योंकि अगर खानवा के युद्ध अगर बाबर हार जाते ना तो समझ लीजिए कि उसके हाथ से सब कुछ चला जाता। इसीलिए यह युद्ध में नारा दिया जिहाद का और सैनिक लोग को बताया कि सुन लो, अगर ये युद्ध हार जाता है तुम लोग तो समझ लो काबुल तो चलिए गया है मेरे हाथ से, तुम लोग का रहने का ठिकाना तक खत्म हो जाएगा। कहाँ से हम सैलरी देंगे, जब शासक ही नहीं रहेगा जिंदा तो कहाँ सैलरी देंगे आप लोग को। तो इस तरह से धर्म का युद्ध लड़ा और पूरा जोर शोर से घमासान युद्ध चला। उसके बाद जो है राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर फिर ये जीत जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है बाबर उपाधि धारण करता है गाजी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गाजी को उपाधि कौन से युद्ध में धारण करता है, तो वो खानवा के युद्ध के बाद। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध होता है यह होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। और ये होता कब है, यह होता है 1528 ईस्वी में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है अगला युद्ध घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है, तो 1529 में होता है। कब होता है, 1529 में होता है। तो आपको याद रखना है 1500, देखिए सब 1500 मानिएगा, 26, 27, 28, 29। 1526 में पानीपत का, 27 में खंडवा का, 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा का युद्ध होता है। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और ट्रिक क्या बताए थे, पान खा चल घर। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप समझिए ध्यान से, घाघरा का युद्ध किसके बीच होता है, तो बाबर प्लस अफगानों के बीच। बाबर प्लस अफगानों के बीच जो होता है ये घाघरा का युद्ध होता है। ओके, जिसमें कि अफगान जो है ये हार जाते हैं। ओके, और उसके बाद समझिएगा ध्यान से कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा युद्ध लड़ा था बाबर जो कि जल और थल दोनों में हुआ था। थल का अर्थ हो गया जमीन पे, मतलब जमीन में, जल का अर्थ हो गया कि पानी उनी में। ठीक है, नाभिक को समझते हैं, तो वहां पे हुआ था। तो जल और थल में लड़ा गया युद्ध कौन सा था, घाघरा का युद्ध था। ये हुआ कब था, 1529 में हुआ था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, आप समझिए ध्यान से। उसके बाद जो है 1530 में जो है बाबर की फिर मृत्यु हो जाती है। ओके, कहाँ पे, तो आगरा में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में, क्योंकि बाबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1526 से 1530 तक था। ओके, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में। ओके, लेकिन हाँ, आगरा में तो मृत्यु होती है, लेकिन बाबर का अपना पसंदीदा अगर कोई जगह था तो वह था काबुल। उसके बाद अगर इसके पोता जब आते हैं ना अकबर, तो फिर अकबर के द्वारा जो है आगरा से काबुल में इसको दफनाया जाता है, फिर से मकबरा बनवाया जाता है उसके लिए। ठीक है, मकबरा मतलब फिर से इसको आगरा से उठा के काबुल लाते हैं। तो वो देखते हैं, तो मृत्यु होता है आगरा में। ओके, उसके बाद जो है इसका मकबरा जो है आगरा से लेके काबुल लेके चला जाता है। किसके टाइम पीरियड में ये होता है, तो उसके जो पोता होते हैं ना अकबर, उसके टाइम पीरियड में ये सब होता है। बोलता है ओ अब्बू का तो ख्वाहिश जगह था कौन, काबुल। बाप रे, इसको बाद में हम आपको बताएंगे कि जब ये फारसी में अनुवाद करता है, बाबरनामा में फारसी में जब अनुवाद करता था, बाबरनामा में ये सब लिखा रहता है। क्योंकि बाबरनामा तो अकबर का, बाबरनामा तो बाबर का आत्मकथा था। ठीक है, बाबर अपने बारे में लिखा था। तो अकबर के समय जो है ये सब जब अनुवाद हुआ तो पता चला था अकबर को कि मेरे दादाजी जो हैं उसको काबुल पसंद है। उसके बाद जो है आगरा से उसका मकबरा हटा के काबुल ले गया था। ठीक है, दफनाया गया था फिर से।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको देखने मिलेगा। आप समझिए अकबर की रचना, अकबर की रचना समझिए। अकबर की जो रचना है वह है देखिए बाबर, बाबर की रचना जो है वह है बाबरनामा। बाबर की रचना बाबरनामा है। ओके, अब बाबरनामा जो है ये बाबर की रचना था, तो बाबर किस भाषा में ये रचना लिखा था? तो ये लिखा था तुर्की भाषा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाबरनामा किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा था। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं ध्यान से। देखिए उसके बाद देखिए यहीं पर जो है टर्निंग पॉइंट आता है। बाबरनामा का जब अनुवाद किया ना, कौन किया? अंग्रेजी में पूछेगा कि कौन अनुवाद किया था बाबरनामा का, तो याद रखिएगा मैडम बेवरीज, मैडम बेवरीज किए थे अंग्रेजी में अनुवाद बाबरनामा का। ओके, और फारसी में जब अनुवाद पूछेगा तो फारसी में अनुवाद किए थे रहीम दास पाइंदा खां, रहीम दास पाइंदा खां। ओके, और किसके समय हुआ था अनुवाद? तो यह अनुवाद हुआ था अकबर के समय। ओके, देखिए जब अकबर के समय जो है रहीम दास जब अनुवाद किया बाबरनामा का, तो रहीम दास रात में दौड़ते दौड़ते अकबर के पास आया, बोला कि हुजूर आपको एक बात पता है? बोले कि हाँ बताओ क्या बात है। आपके जो अब्बू थे ना उसको तो पसंद था काबुल, लेकिन उसको तो आप दफना दिए हैं कहाँ पे? आगरा में दफना दिए हैं। आप लोग तो आगरा में दफना दिए, लेकिन उसका पसंदीदा जगह था कहाँ? काबुल। जब उसका हम आत्मकथा पढ़े बाबरनामा, तब पता चला है कि आपके जो अब्बू थे वो काबुल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसके बाद जो है अकबर एकदम तुरंत एकदम गए और उसको फिर से बाबर को फिर से खुदवा के हड्डी उड्डी जो भी छोटा मोटा बचा था उसको खुदवा के काबुल लेके गया और काबुल में फिर से उसको दफना के उस वहाँ पर यह मकबरा बनवाया। ये किसके समय ये हुआ था? तो अकबर के समय हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? जब फारसी में अनुवाद हुआ बाबरनामा का, तब उसको समझ में आया अकबर को कि यह जो है मेरे अब्बू का आत्मकथा है और यहाँ पे ये सब बात लिखा हुआ था, पसंदीदा जगह था काबुल। ओके, ये सब था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हैं आगे। अब देखिए आप समझिए ध्यान से, मूबियान शैली, मूबियान शैली के जनक अगर पूछ लिया तो मूबियान शैली के जनक जो है ये बाबरी होते हैं। ओके, और मूबियान शैली क्या होता है? तो यह होता है मुस्लिम कानून की एक बुक होती है ये मूबियान शैली। ओके, मुस्लिम कानून की बुक कौन सी होती है? तो मूबियान शैली होती है, याद रखिए। आप समझिए ध्यान से, बाबर ने भूमि पैमाना भी स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे कि सिकंदर लोदी भी एक भूमि पैमाना स्टार्ट किया था, गजे सिकंदरी, वो सिकंदर लोदी का। उसमें जो भूमि पैमाना था तो बांस के द्वारा भूमि को नापा जाता था, बांस के द्वारा। लेकिन यहाँ जो है जो बाबर द्वारा जो भूमि पैमाना था वह था गजे बाबरी। यह जो है लोहे के छल्ले का उपयोग करके गजे बाबरी का उपयोग किया जाता था। ओके, तो लोहे के छल्ले का प्रयोग होता था इसमें बाबर के समय। और गजे सिकंदर जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसमें बांस का प्रयोग किया जाता था। ओके, नापने के लिए भूमि को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए बाबरनामा में बताया है भारत के बारे में कि भारत में जो भी फल है ना वो मीठे नहीं है। ये किसके बारे में बोला गया है? तो भारत के बारे में बोला गया है कि भारत में जो भी फल हैं पाए जाते हैं वो मीठे फल नहीं पाए जाते यहाँ पर। तो ये सब बाबरनामा अपनी आत्मकथा में लिखा है। ओके, आत्मकथा किसे बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं जो खुद अपने बारे में लिखते हैं। ओके, उसे बोलते हैं आत्मकथा। और जीवनी किसे बोलते हैं? जो दूसरों के बारे में आप लिखते हैं, जीवनी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। उसके बाबर ने क्या बताया है? ग्वालियर की मान महल की प्रशंसा किया है। ग्वालियर की मान महल की प्रशंसा किया है किसमें? तो बाबरनामा में। ओके, ये सब बाबरनामा में ये प्रशंसा किया है। और भारत के बारे में क्या बताया कि भारत के फल मीठे नहीं हैं। ओके, अब समझिए ध्यान से, बाबर को चारबाग शैली का प्रवर्तक माना जाता है। बाबर जो है चारबाग शैली बनाया था। ओके, चारबाग शैली का प्रवर्तक बाबर को माना जाता है। ओके, बाबर ने आराम बाग की स्थापना किया था। बाबर ने आराम बाग की स्थापना भी किया था। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, चारबाग शैली के जनक बाबर, आराम बाग के जनक, आराम बाग की स्थापना बाबर, ये सब किए थे बाबर काम अपना। ओके, आगे बाबर ने बताया है, आपको याद है दक्षिण भारत जब पढ़ा रहे थे उसमें तुलुक वंश में कृष्णदेव राय थे। ओके, तो कृष्णदेव राय के बारे में बाबर की क्या अपनी भूमिका रही थी, तो कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है। बाबर बोले हैं कि दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शासक था तो वह था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय थे सर्वश्रेष्ठ शासक। ओके, तो शासक के बारे में बताया है कि सर्वश्रेष्ठ शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बाबर का कहना था। तो कृष्णदेव राय को जो है सर्वश्रेष्ठ शासक बताया दक्षिण भारत में। आगे बाबर ने कृष्णदेव राय को सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। अब देखिए आगे, उसके बाद आते हैं इसके बेटा आते हैं। ओके, इसके बेटा का क्या नाम रहते हैं? तो हुमायूं। अब हुमायूं का टाइम पीरियड देखते हैं। तो बाबर का टाइम पीरियड रहता है 1526 से 1530। 1530 के बाद कौन आएंगे? उसके बेटा आएंगे। तो 1530 से 1540 जो है ये बाबर का टाइम पीरियड रहता है। ओके, और दोबारा जब गद्दी पे बैठते हैं बाबर तो वह 1555 से 1556 तक ये दोबारा गद्दी पे बैठते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो क्या बोलेंगे? हुमायूं था। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हुमायूं के जन्म की बात बोलेंगे तो 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो काबुल में हुआ था। ओके, आप समझिए ध्यान से। हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो वह थी महामनगा। हुमायूं की माता का नाम क्या था? महामनगा। ओके, महामनगा थी हुमायूं के माता का नाम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। हुमायूं का जो राज्याभिषेक होता है ये 1530 में होता है और 1556 में भी हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। तो मुगल वंश में हुमायूं ऐसे शासक थे जिसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। यही चीज़ लिख दी है कि हुमायूं जो है गद्दी पे 2 बार बैठते हैं। एक बैठते हैं 1530, एक बैठते हैं 1556 में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1555 कर लीजिएगा। ओके, 1530 में बैठते हैं एक बार, एक बार 1555 में। अब देखिए हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन भाग्यशाली कहने से कोई भाग्यशाली थोड़ी ना होता है। जीवन भर तो लड़खड़ाते रहा हुमायूं। अब बाद में एक इतिहासकार बोल भी दिया इसके बारे में। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। तो हुमायूं का प्रथम युद्ध पूछेगा तो वह युद्ध जो लड़ते हैं वो देवरिया के युद्ध होते हैं, जो कि 1532 में देवरिया का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? तो हुमायूं और अफगान के बीच होता है, जिसमें कि अफगान हार जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा युद्ध जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं चुनार का युद्ध। दूसरा युद्ध जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं चुनार का युद्ध। ओके, और चुनार का युद्ध जो है किसके बीच होता है? तो हुमायूं और शेर खां के बीच होता है चुनार का युद्ध। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला युद्ध देवरिया का युद्ध 1532, दूसरा युद्ध चुनार का युद्ध। ओके, किसके बीच होता है? हुमायूं और शेर खां के बीच होता है। ओके, जिसमें कि शेर खां हार जाते हैं। जब शेर खां हार जाते हैं तो अपना बेटा को जो है ये गिरवी रख देता है। ठीक है, कि मेरे बेटा को आप रख लीजिए। और वो बेटा का क्या नाम रहता है शेर खां का? तो बेटा का नाम रहता है कुतुब खां। कुतुब खां को ये हुमायूं के पास गिरवी रख देता है। ओके, कौन? शेर खां। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन से युद्ध हार जाने के बाद? चुनार युद्ध हार जाने के बाद। ओके, आगे 1539 में कौन सा युद्ध होता है? तो चौसा का युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। और किसके बीच होता है चौसा का युद्ध? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है। ठीक है, और शेरशाह सूरी तो थे बिहार में। ये जो है जब हुमायूं जो है बिहार होते हुए बंगाल वाले रास्ते में जा रहा था ना हुमायूं, तो वहाँ उस वक्त क्या किया शेरशाह सूरी? एकदम षड्यंत्र के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से, कि रणनीति के माध्यम से हुमायूं को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए उस समय जो है ना 1539 में बाढ़ आया हुआ था बिहार में। ठीक है, अब बाढ़ आया हुआ था तो हुमायूं पर जब हमला हुआ ना, हुमायूं पर जब हमला हुआ, ठीक है, जब युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, तो हुमायूं फिर भागने लगा। अब भागने वक्त क्या हुआ था? वो नदी में जाके गिर गया, धरीमदुकुर। अब देखिए कोई अनजान जगह जब जाएगा, कहते हैं ना जब रोड पे जब पानी रहता है तो कितना लोग अनजान जगह में जाने से वो डरता है कि यहाँ पे कहीं गड्ढा तो नहीं होगा। तो उसे लगा कि नॉर्मल यहाँ पार कर जाएंगे, लेकिन हुमायूं जो है पूरा एकदम अंदर घुस जाता है, अंदर चल जाता है। उसी वक्त हुमायूं का मृत्यु हो गया रहता अगर एक व्यक्ति उसको नहीं बचाता। तो वो व्यक्ति का नाम क्या था? तो व्यक्ति का नाम था निजाम नामक भिस्ती मतलब ये हो गया कि नाव जो चलाते हैं ना, नाव मलिहार जो होते हैं, जो मछली उछली मारते हैं। ठीक है, मछली उछली जो मारते तो वहीं प्रिया जो है हुमायूं को देखा तो एकदम पहले तो डर गया कि बाप रे मुकुट और पहन के कौन आ गया है। तो उससे लगा कोई देवता उपता तो नहीं है भाई। उसे लगने लगा कहीं देवता उपता तो नहीं है भाई, एकदम कहीं शरण में लेगा क्या, या फिर मुझे आशीर्वाद देगा क्या। हुमायूं एकदम निकला तो भिस्ती जो था, जो निजाम खां उसको बचाया था, तो उसको बुलाया, बोले कि आप मेरा जान बचाए हैं उसके लिए धन्यवाद। तो निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का
क्या बनाया पता है? दिल्ली लेके गया, वहां एक दिन का सम्राट बनाया। बोला कि आप मेरा जान बचाए हैं। हुमायूं बोला कि आप मेरा जान बचाए हैं, आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। बोले ठीक है बताइए क्या करना चाहते हैं आप मेरे लिए? बोले कि आप एक दिन का सम्राट बन जाइए। अब वही एक दिन का जब सम्राट बना ना, कौन? निजाम नामक भिश्ती। तो ये क्या चला, ये जो है चमड़े का फिर जो है क्या चला दिया, ये सिक्का चला दिया, चमड़े का सिक्का चला दिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए ध्यान से। तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं, शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। उसके बाद जो है 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। अब बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। ये भी युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, हुमायूं जो है गद्दी छोड़ के भाग जाता है। हुमायूं गद्दी छोड़ के ले लुंगी पकड़ के एकदम भागा है एकदम। ओके, एकदम भाग जाता है। और जब भाग जाता है तो वो कहाँ भागता है वो देखते हैं। तो 1540 में जो है हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़ के वो भाग जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, भाग जाता है। ओके, अब देखिए 1540 से 1545 से 1545 तक किसका शासन होगा? यह होगा शेरशाह सूरी का, क्योंकि 1540 में तो हुमायूं हार जाते हैं। किससे? शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी का जो शासन होगा 1540 से 1545 तक शासन होगा। सोचिए, एक व्यक्ति का ऐसा दहशत भी हो सकता है, जब हुमायूं को पता चला ना कि 1540 1545 तो शेरशाह सूरी का ही शासन चल रहा है, तो हुमायूं जो है ऐसा दौड़ के भागा, दोबारा लौट के भागा तब देखा भी नहीं, जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहा। ये था दहशत। ओके, उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाता है, उसके ही बकलोली की वजह से मृत्यु हो जाता है शेरशाह सूरी का। अब बताइए, कोई नचनिया के लिए मार करता है। 1545 में नचनिया के लिए मार कर लिया, कौन पता है? शेरशाह सूरी। वो युद्ध का क्या नाम था? कलिंजर अभियान कर दिया। कलिंजर में क्या हुआ देखिए, 1545 में क्या किया था, 1545 में कलिंजर अभियान कर दिया। कलिंजर अभियान कर दिया, ठीक है। कलिंजर अभियान किसके लिए किया था? डांसर के लिए किया था, एक नचनिया के लिए। वहां गया, बोला कि ये मुझे नचनिया पसंद है। तो वो बोला कि नहीं, मेरे शोभा बढ़ाता है मेरे ये का, तो कैसे हम आपको नचनिया दे दें? लेकिन नहीं, आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए युद्ध कर लिया शेरशाह सूरी। बताइए, अब गोला जब फेंका ना, बारूद का गोला जब फेंका, एकदम ऐसे तोप का गोला जब फेंका, तो दीवार में टकरा के उसी के पास जाके गिर गया। बस शेरशाह सूरी उधिया गया, बस हो गया। वही सोचते हैं ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत खराब होता है। लड़की का चक्कर हो, नचनिया का चक्कर हो, कुछ भी चक्कर हो, कोई चीज का चक्कर होना ही नहीं चाहिए। चक्कर रखो, पढ़ाई का चक्कर रखो। ओके, तो ये हुआ था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। अब देखिए 1540 से 1545 के बीच थोड़ा सा शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में चलते हैं। पहला युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी चौसा के, जिसमें कि हुमायूं हार गया था। दूसरा युद्ध लड़ा था मालवा अभियान किया था, कौन? शेरशाह सूरी। तीसरा अभियान किया था रायसेन का अभियान कौन किया था? शेरशाह सूरी। 1544 में मारवाड़ का अभियान किया था, कौन? शेरशाह सूरी। 1545 में कलिंजर अभियान किया था, किसके लिए? डांसर के लिए। कौन किया था? शेरशाह सूरी। और यही युद्ध में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है, अब जो है 1540 के बाद जो ये भागे थे हुमायूं, तो 1541 में चलते हैं थोड़ा सा कि हुमायूं कहाँ भागे थे। तो 1541 में जो है ना, कहाँ भागे थे? तो ये भागे थे बीरसाल। ये कहाँ भागे थे? ये अमरकोट के राजा जो एक वक्त थे, अमरकोट के जो राजा थे बीरसाल के रियासत में भागते हैं, हाँकते एकदम भागते हैं। वहाँ प्रिया जो है उसको पता चलता है कि शेरशाह सूरी उसको दौड़ा रहे हैं, तो उसको शरण में चले जाते हैं। किसके? बीरसाल के शरण में चले जाते हैं हुमायूं। उसके बाद जो है 1541 में वो विवाह कर लेते हैं, ठीक है। 1541 में वो विवाह कर लेते हैं, किससे? हमीदा बानो बेगम से हुमायूं जो है विवाह कर लेते हैं, क्या? 1541 में। ओके, और यहाँ 1540 से 41 के बीच में शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा रहता है। ओके, हुमायूं तब तक नहीं आते हैं जब तक शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठा रहता है। ओके, तो 1541 में देखिए हुमायूं क्या करता है? विवाह कर लेता है किससे? हमीदा बानो बेगम से। ओके, उसके बाद जो है हमीदा बानो बेगम ये कौन रहते हैं? तो देखिए हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री होती है। हमीदा बानो बेगम
कि पिता का नाम पूछ लिया अगर आपसे तो मीर अली की पुत्री होती है, और हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री कौन होती है? हमीदा बानो बेगम होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब समझिए 1544 में क्या करते हैं, बीरसाल के दरबार से फिर जो है, अकबर तो उस वक्त छोटा थे, तो बीरसाल के दरबार में जो है अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसके अपनी बेटा को छोड़ देता है कि ख्याल रखिएगा। आज के ज़माने में अगर अपने बेटा और पत्नी को छोड़ेगा ना तो जानबे करते हैं क्या हो जाएगा। उसके बाद जो है इतना भरोसा था उस वक्त। ओके, तो 1544 में जो है अपनी पत्नी और बेटा को छोड़ के हमीदा बानो और अपने बेटा अकबर को छोड़ के जो है बीरसाल के दरबार में वो कहाँ चले जाते हैं हुमायूं? तो फारस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? फारस चले जाते हैं। और फारस जाके जो है ताइमास के राजा के शरण में चले जाते हैं। फारस के राजा जो थे उस वक्त ताइमास के शरण में चले जाते हैं, बोलते हुजूर मुझे सैनिक तैयार करने दीजिए, क्योंकि मुझे भारत जाके फिर से आक्रमण करना है और शेषा सूरी को पराजित करना है। इस तरह से वो अपने सेना को तैयार करते हैं। कौन? हुमायूं। ओके, तो नई सेना बनाते हैं, कहाँ जाके? फारस जाके। किससे मिल के? ताइमास से के शरण में जाके मिल के। ओके, आप समझिए ध्यान से। उसके बाद जो है 1555 में पूछेगा आपसे कि 1555 में जो है हुमायूं कौन सा युद्ध लड़ते हैं? तो वो लड़ते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ते हैं। और मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच होता है? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच होता है। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच होता है। ये महमूद लोदी है। ओके, महमूद लोदी है, याद रखिएगा। तो ये जो है महमूद लोदी ये हार जाते हैं हुमायूं से। ओके, उसके बाद जो है 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ता है। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। ओके, और सरहिंद का युद्ध जो है किसके बीच होता है? तो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच होता है। आप सोचिए, हुमायूं जो है सिकंदर सूरी को पराजित कर देता। अगर शेर शाह सूरी अगर जिंदा रहता तो हुमायूं को फिर से गद्दी मिलता दिल्ली का? कभी नहीं मिलता। लेकिन एक नचनिया के चक्कर में शेर शाह सूरी अपना जान गंवा दिया। बताइए, नचनिया को बड़ी बात था? हद है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें कि सिकंदर सूरी ये हार जाते हैं और हुमायूं जीत जाते हैं। ओके, उसके बाद जो है 1555 में फिर से उसको गद्दी मिल जाता है। अब फिर से गद्दी पे आके फिर वो बैठ जाते हैं। अब फिर से गद्दी पे आके बैठ जाते हैं तो फिर से वो राज्याभिषेक कराते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं का राज्याभिषेक कितना बार हुआ था? मुगल वंश में ऐसे कौन से शासक थे जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो क्या बोलेंगे? हुमायूं का 1530 में हुआ था, 1555 में हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद जो है याद रखिएगा, उसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? तो ध्यान रखिए, ये जो है ना किताब पढ़ रहा था, ऐसे करके किताब पढ़ रहा था, एकदम ऐसे कर किताब पढ़ रहा था। ठीक है, और दिनपना नगर में किताब पढ़ रहा था, लाइब्रेरी था, किताब पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते घूमने एक आदत होता है ना कि घूम घूम कर किताब पढ़ता है। घूम घूम किताब पढ़ रहा था। अब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? सीढ़ी पर से लुढ़क के गिर गया। कौन? हुमायूं। सीढ़ी पर से लुढ़क के गिर गया। फिर लास्ट में जो है हुमायूं का क्या हो गया? मृत्यु हो गया 1556 में। इसीलिए जो है एक व्यक्ति, एक इतिहासकार ऐसा था जिसका नाम था लेनपुर ने बताया, क्या बताया हुमायूं के बारे में पता है? हुमायूं के मृत्यु के बारे में क्या कहा लेनपुर? तो सुनिए, लड़खड़ाते जिया लड़खड़ाते मारा। ये किसने बोला? लेनपुर ने बोला था। बताइए। और हुमायूं अपने आप को, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। तो भाग्यशाली नाम रख लेने से क्या भाग्यशाली आप हो जाएंगे? लड़खड़ाते आया, लड़खड़ाते वो चला गया। कौन? हुमायूं। तो ये था हुमायूं का टाइम पीरियड, हुमायूं के बारे में। ओके, आप समझते हैं आगे। अब देखो, हुमायूं जो था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास रखता था। इस सातों के सातों दिन जो है नया नया कपड़ा पहनता था, एकदम डिजाइन। आज ब्लैक पहने हैं मुहूर्त के हिसाब से, बृहस्पति के दिन पीला, बृहस्पतिवार के दिन पीला पहनना है, शनिवार के दिन ब्लैक पहनना है। इस तरह से वो डिजाइन तैयार करता था। मतलब अपने आप में होता है ना, सातों के सातों दिन जो है अलग अलग कपड़ा पहनता था, अलग अलग कलर का। कौन? हुमायूं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सैनिक के बारे में बताते हैं। हुमायूं जो है अपने सैनिक को, जैसे कि आज जिस युद्ध में लड़ाई किए ना, दूसरा जब युद्ध करेंगे तो वो सैनिक को लेकर नहीं जाता था, दूसरा सैनिक को लेकर जाता था। उसे लगता था कि ये सैनिक हो सकता है कि मनहूस हो हम लोग के लिए। एक बार युद्ध तो जिता दिया, क्या पता दूसरा बार युद्ध हरा दे। तो ये सब मन में भावना चलता था। ये हुमायूं क्या बोले, भाग्यशाली, अपने आप को कहने से भाग्यशाली थोड़ा ना होता है कोई। तो ये सब होता था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो एक सैनिक जब एक बार यूज कर लेता था वो,
एक युद्ध में, तो दूसरा बार वही युद्ध में जो है, दूसरा युद्ध में वही सैनिक को यूज नहीं करता था वो हुमायूं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे, तो हुमायूं की मृत्यु होने पर क्या कहा लेनपुर ने कि लड़खड़ाते जिया लड़खड़ाते मरा। अब देखिए हुमायूं का मकबरा अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा दिल्ली में उसका मकबरा है। ओके, अब देखिए चार बाग शैली की रचना जो की थी ये हुमायूं का मकबरा, चार बाग शैली से निर्मित जो मकबरा थी ये हुमायूं का मकबरा था। याद रखिएगा, चार बाग शैली से निर्मित पहला मकबरा अगर बोल दिया रचना किया था तो वह चार बाग शैली का वो हुमायूं का मकबरा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चार बाग जो शैली का निर्माण किया था, रचना किया था, हुमायूं का मकबरा था ये। ओके, हुमायूं का ही मकबरा था। चार बाग किसे बोला जाता समझिए, जैसे ये भवन हुआ तो भवन के चारों तरफ पानी रहता था, ठीक है, और चारों तरफ पेड़ रहता था, चारों तरफ पेड़ रहता था। ओके, इस तरह से चारों तरफ पेड़, चारों तरफ पानी, बीच में भवन, यही था चार बाग शैली। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद आते हैं, समझिए 1556 में तो इसका मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु होगा? हुमायूं की मृत्यु हो गया। तो बाप मरेगा तो बेटा ही ना गद्दी पे बैठेगा, तो बेटा कौन था इसका? अकबर था। उसके बाद अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकबर का टाइम पीरियड पूछ लिया तो 1556 से 1605 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए ध्यान से, अकबर का पूरा नाम अगर पूछ लिया तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसका नाम रहते हैं? तो अकबर का नाम रहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जन्म बोल दिया अकबर का तो 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में इसका जन्म होता है। ओके, याद रखिएगा, ये जो है जन्म जब वहीं होता है तो वहीं पर आप बताए थे ना कि हुमायूं इसको बीरसाल के दरबार में छोड़ के वो फारस के राजा तैमास्य के शरण में वो चला जाता है हुमायूं। ओके, अब देखिए अकबर के जो शिक्षक थे ना, मतलब शिक्षक जो उसको पढ़ाते लिखाते थे, तो वह थे अब्दुल लतीफ थे। ठीक है, अकबर सोचिए कि पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा ये नहीं था अकबर, फिर भी अकबर सम्राट कहलाता है, अकबर महान कहलाता है। अकबर जो है ना अपने नाम में ओ तक नहीं लिख पाता था, ओ तक नहीं लिख पाता था अपने नाम का। सोचिए इसके शिक्षक जो थे अब्दुल लतीफ, अकबर को ओ तक नहीं लिखवा पाया था, एक अक्षर भी लिखवा नहीं पाया। अकबर मूर्ख था मतलब, ठीक है, फिर भी बुद्धि विवेक था इसके पास। ओके, अब देखिए अकबर के संरक्षण कौन थे? तो अकबर जब छोटा था ना, अकबर जब छोटा थे तो इसके जो संरक्षण थे ना वो थे बैरम खां। याद रखिएगा, और बैरम खां के नेतृत्व में जो है बहुत सारा युद्ध जीतते हैं वो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बैरम खां को खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखिए अकबर के राज्याभिषेक जो हुआ था ये 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ओके, कहाँ पे? कालानौर पंजाब में हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहली पत्नी, अकबर की जो पहली पत्नी थी वह थी रुकैया बेगम। अकबर की पहली पत्नी कौन थी? रुकैया बेगम। ओके, अब देखिए रुकैया बेगम कौन थी? तो यह थी हिंदाल की पुत्री। मतलब कि अकबर जो शादी किया था ना अपने चाचा की बेटी से शादी किया था। ओके, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, चाचा की बेटी से शादी हो जाता है। रीजन क्या है? बस अपनी माँ का दूध बस नहीं पिया हो। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि दूसरा माँ का अगर दूध पिया है कोई तो उससे शादी हो सकता है, और एक ही माँ का अगर भाई बहन का दूध पिया है तो उससे शादी नहीं हो सकता। ये किस में होता है? तो यह होता है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम में होता है ऐसा। ठीक है, तो अकबर जो शादी किए थे ना, अकबर शादी किए थे किससे? तो ये हिंदाल की पुत्री, मतलब अपने चाचा की पुत्री से ही शादी कर लिए, जिसका नाम था रुकैया बेगम। क्या नाम थी? रुकैया बेगम थी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बैरम खां जो थे ये सलीमा बेगम। ओके, सलीमा बेगम जो थी यह भी हिंदाल की पुत्री ही थी। ओके, मतलब कहने का ये अर्थ ये हो गया कि बैरम खां भी हिंदाल की पुत्री से शादी किया था। मतलब कि बैरम खां और अकबर दोनों आपस में सारू भाई थे, कहते हैं ना सारू भाई। चलो आज चलते हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो बैरम खां और अकबर दोनों सारू भाई थे, याद रखिएगा, क्योंकि सलीमा बेगम का शादी हुआ था बैरम खां से और रुकैया बेगम का शादी हुआ था अकबर से। और रुकैया बेगम और सलीमा बेगम दोनों किसकी पुत्री थी? तो वह थी हिंदाल की पुत्री। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अकबर के बारे में देखिए, अकबर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है। कब? 1556 ईस्वी में, याद रखिएगा, जिसमें कि हेमू और अकबर के बीच होता है। अकबर जीत जाते हैं, हेमू हार जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हेमू को आंख में तीर लग जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है।
अब देखिए अकबर का कार्य देख लेते हैं। अकबर ने क्या किया था, तो जजिया करके समाप्ति किया था। कब? 1564 में। 1562 में क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति किया था, मतलब तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको खत्म किया था। ओके, ये सब अकबर काम किया था। तो 3 को याद रखना है लगातार है, 62, 63, 64। 62 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा पर टैक्स जो लगता था वो समाप्त किया था। 1564 में जजिया करके समाप्ति किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। ओके, उसके बाद जो है आगरा से फतेहपुर राजधानी जो बनाए थे वो 1571 में ही बनाए थे। ओके, 1575 में जो है इबादत खाना की स्थापना किया था। ओके, मतलब इबादत खाना का अर्थ ये हो गया कि अलग अलग धर्म के लोग जो है, मतलब उस धर्म के लोग जो है इबादत कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। ओके, तो इबादत खाना का स्थापना बोल दिया तो 1575। 1578 में जो है सभी धर्म को जो है इबादत खाना में प्रवेश करने की अनुमति दिया गया था। ओके, सभी धर्मों को। पहले तो मुस्लिम प्रवेश करते थे, लेकिन 1578 में क्या कर दिया कि इबादत खाना में जो है सभी धर्म प्रवेश कर सकता है। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए 1582 में जो है इलाही धर्म को अपनाया था। कौन? इलाही धर्म को कौन अपनाया? अकबर अपनाया था। कब? 1582 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इलाही बोल रहे हैं, मतलब दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही धर्म को कब अपनाया था अकबर? 1582 में। और इलाही संबत अगर बोल दिया, अकबर कब स्टार्ट किया था? 1583 में। ओके, अब देखिए फतेहपुर से लाहौर जो राजधानी बनाया था अकबर 1585 ईस्वी में बनाया था। ओके, और अकबर का जो शादी हुआ था जोधाबाई से, जिसे बोलते हैं हरका बाई, ये 1562 में इसका शादी हुआ था। ओके, अब देखिए जोधाबाई किसकी पुत्री थी? तो भारमल की पुत्री थी, जो कि कछवाहा जनजाति से बिलोंग करती थी। ओके, अब देखिए जोधाबाई के भाई का क्या नाम था? तो भगवान दास। ओके, और भगवान दास के जो पुत्र थे मानसी के जो पुत्र थे, मानसी के नेतृत्व में काफी युद्ध जो है वो कौन जीते थे? तो वो अकबर जीते थे। अब समझिए, यहां से फिर से रिकॉल कर रहे हैं। जोधाबाई का शादी हुआ था किसके साथ? अकबर के साथ। क्या? 1562 में। आप सोचिए, जोधाबाई पढ़ी लिखी थी, जोधाबाई के कहने पे ही जो है अकबर बहुत सारा टैक्स माफ कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति खत्म कर दिया, दास प्रथा का अंत किया। ये सब किसके नेतृत्व में हो रहा था? देखरेख में। तो जोधाबाई के देखरेख में ही हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी। तो पत्नी बोलते हैं ना कि आप मेरे धर्म के लोगों पे टैक्स उसे लगाते हैं, उसको खत्म करिए, तभी आपसे शादी करेंगे, तो हम नहरा चल जाएंगे, होता है ना। तो यही सब उसको बोल के खत्म करवाया था अकबर से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जोधाबाई किसकी पुत्री थी? तो भारमल की पुत्री थी, कछवाहा जनजाति से बिलोंग करती थी। जोधाबाई के भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम था भगवान दास, याद रखिएगा। और भगवान दास के जो पुत्र थे वह थे मानसी, और मानसी के नेतृत्व में एक युद्ध जीतता है अकबर। वह युद्ध कौन सा जीतता है? वो युद्ध जो है कौन सा जीतता है? तो 1576 में कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व करता है? मानसी, और उधर से हाकिम खां करके कुछ नेतृत्व करता है। ठीक है, जिसमें कि मानसी अकबर की तरफ से मानसी जो है ये युद्ध को जीत जाते हैं, याद रखिएगा। और मानसी जो कौन होते हैं? मानसी जो होते हैं ना, ये जोधाबाई के भाई के पुत्र होते हैं, मतलब भतीजा होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि हम लुसेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं। ओके, और एग्जाम आते आते हमको कंप्लीट इसको खत्म करना है। अगर आप लोग इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और प्रयास करेंगे कि अच्छे से इसको खत्म किया जाए। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।